हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। हमने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिकल सेक्टर जो इतने दिनों से पिटा हुआ पड़ा है शायद उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इसीलिए हम एक सीरीज बना रहे हैं हमारे चैनल में जहाँ पे हम केमिकल स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज हम फाइन ऑर्गेनिक से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी केमिकल स्टॉक्स के ऊपर हम वीडियोस लाते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। हमारे चैनल में हम आसान भाषा में जितना डिटेल वीडियो लाते हैं वो शायद ही आपको किसी और चैनल में मिले। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पर आज हम फंडामेंटल देखने से पहले ये समझेंगे कि फाइन ऑर्गेनिक करती क्या है। हमने जीएमएम फॉडलर के ऊपर एक वीडियो बनाया था हमारे चैनल में जिसमें हमने बताया था कि रिटेलर्स ज़्यादातर स्टॉक बिना जाने खरीद लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। मैंने या और किसी यूट्यूबर ने बोल दिया आपको कि केमिकल स्टॉक है, नाम में ऑर्गेनिक है, डबल हो सकता है, बस आपने खरीद लिया। ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा, कंपनीज के बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स करती क्या है। Fine Organic Industries is engaged in and outside India as manufacturers, processors, suppliers, distributors, dealers, importers, exporters of wide range of oleochemical based additives used in foods, plastics, cosmetics, coatings and other specialty application in various industries। मतलब ये कंपनी ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स जो कि फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लगती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपोर्ट तक सब काम करती है। और यहाँ पे लिखा है फाइन ऑर्गेनिक इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में ये कंपनी ओलियोकेमिकल्स में मार्केट लीडर है। तो हम बहुत देर से जो सुन रहे हैं ओलियोकेमिकल्स, तो ये ओलियोकेमिकल्स होता क्या है, तो हमने आपके लिए वो भी निकाल के रखा है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, ओलियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स एंड ओलियोकेमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम दिस फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब ओलियोकेमिकल्स हमको वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल या फैट से मिलता है। इसका काम क्या होता है? वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स इज दैट दे कैन बी यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड पेट्रोकेमिकल्स। This is a key advantage in terms of availability, sustainability as an ingredient in many medical, edible, industrial and personal care products। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स में अभी तक पेट्रोकेमिकल्स यूज हो रहा था या यूज हो रहा है, उनकी जगह हम ओलियोकेमिकल्स को यूज कर सकते हैं। पर वो हमको यूज करना क्यों है? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, डिमांड फॉर ओलियोकेमिकल्स आर इंक्रीजिंग एज दे आर ग्रीन एडिटिव्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। पेट्रोलियम केमिकल्स के मुकाबले ओलियोकेमिकल्स ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम ह्यूमंस अभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को छोड़ के हम अभी धीरे धीरे ईवी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही पेट्रोकेमिकल्स को छोड़ के हम धीरे धीरे ओलियो केमिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे ओलियो केमिकल्स का डिमांड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फाइन ऑर्गेनिक भी ग्रो करता रहेगा। तो ओलियो केमिकल तो हमने देख लिया। ये कंपनी और क्या करती है? इट इज़ अमंग 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स इन पॉलीमर एडिटिव्स। मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े 6 प्लेयर में से हैं जो पॉलीमर एडिटिव बनाते हैं। एंड अमंग लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स इन स्पेशलिटी फूड इमल्सिफायर्स। मतलब ग्लोबली एक लीडिंग प्लेयर है फूड इमल्सिफायर में। तो इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर वो होता है जो दो ऐसे कंपाउंड को जोड़ने का काम करता है जो नेचुरली नहीं जुड़ते हैं। जैसे कि पानी और तेल, वाटर एंड ऑयल। हम सबको पता है कि पानी और तेल एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, पर इमल्सिफायर से हम इन दोनों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए चॉकलेट्स। तो चॉकलेट का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में पहला क्या नाम आता है? डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क जो है वो एक बार फॉर्म में आता है, राइट? पर नॉर्मली चॉकलेट जो है ना वो सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो अगर आप ट्राई करेंगे घर में कि आप कोई लिक्विड चॉकलेट खरीद कर लाए, जैसे कि न्यूटेला हो गया, और उसको आप बार के शेप में फ्रीज कर लिए, पर जब भी वो आप फ्रीज से निकालेंगे और उसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर फिर से अपने सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पर आप देखना जो डेयरी मिल्क होता है या और भी चॉकलेट्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर में भी अपना जो बार का शेप है वो मेंटेन करके रखते हैं। वो हो पाता है इमल्सिफायर्स की वजह से। तो आप अभी समझ रहे हैं कि इमल्सिफायर्स का मार्केट कितना बड़ा है और फाइन ऑर्गेनिक इसमें ग्लोबल लीडर में से एक है। तो कंपनी का मोट बहुत ही बढ़िया है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो क्लाइंट्स कौन कौन है? कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। पर यहाँ पे एक और पॉजिटिव बात है, नो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ रेवेन्यू। मतलब जितने भी इनके इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनमें से किसी एक से इनको 5% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्यों? एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया ने कभी डिसाइड किया कि वो फाइन ऑर्गेनिक के साथ काम नहीं करेगी।
फिर भी फाइन ऑर्गेनिक के रेवेन्यू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में 5-10% अप डाउन तो चलता है। पर अगर आप मान लीजिए कि ब्रिटानिया का कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे 50% होता और ब्रिटानिया फाइन ऑर्गेनिक को छोड़ के चली जाती, तो फाइन ऑर्गेनिक के रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा इफेक्ट आता। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, किसी भी क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन फाइन ऑर्गेनिक के रेवेन्यू में 5% से ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें, तो कंपनी का यूएसए और यूरोप में वेयर हाउसेस है। शायद आप लोगों को पता होगा कि यूरोप केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में। और क्योंकि यूरोप में डिमांड थोड़ा घटा था केमिकल्स का, और चाइना ने भी बहुत सारा केमिकल लो प्राइसेस में डंप किया था, इसीलिए केमिकल सेक्टर हमारे इंडिया में थोड़ा नीचे आया है। तो ये प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गए हैं, चाइना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और यूरोप से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा ऑर्डर आने वाला है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। तो आगे देखें हम, तो लिखा है कि कंपनी के पास 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो 800 प्लस कस्टमर्स और 5000 प्लस एंड यूजर्स को कनेक्ट करती है। और ये कंपनी 75 प्लस कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसा कंपनी आपको कहाँ मिलेगा जो 13,000 करोड़ का है, मिड कैप है, पर 75 प्लस कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंडिया में सेगमेंट लीडर है, ग्लोबल प्लेयर्स में से टॉप में आती है। ऐसे कंपनीज बहुत ही कम मिलते हैं। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें, तो इंडिया से रेवेन्यू आता है 39% और एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आता है 61%। कंपनी का 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है महाराष्ट्र में, और वो पोर्ट्स के बहुत ही पास है। मतलब कंपनी ने अपना जो फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, वो पोर्ट्स के करीब रखा है ताकि उनको शिप करने में ईजी हो। मतलब बहुत ही सोचा समझा प्लान है, जो कि अगेन अच्छी बात है, क्योंकि उनके शिपिंग में उनको कॉस्ट बचता होगा। फाइन ऑर्गेनिक ने थाईलैंड में भी अपना एक सब्सिडरी स्टार्ट किया है 2021 में, और ये लोग गुजरात गवर्नमेंट से भी लैंड एलोकेशन का वेट कर रहे हैं। इनका थाईलैंड में जो फैसिलिटी है, वो शायद फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। और अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो सेकेंड क्वार्टर में ये लोग डिसीजन लेंगे कि इनको और कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है कि नहीं। अगर करना होगा तो इनको फिर से 9 से 10 महीने लगेंगे एक और फैसिलिटी बनाने के लिए। अगर थाईलैंड का फैसिलिटी स्टार्ट हो गया, तो शायद हमको 2024 के मिड से इस कंपनी के रेवेन्यू में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फाइन ऑर्गेनिक करती क्या है। तो इसका हम लोग एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप है 13,000 करोड़, स्टॉक पी है 29.6, आरओसी है 65% का, आरओई है 49% का। आप सोचिए, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है अभी, फिर भी कंपनी का आरओई और आरओसी इतना ज़बरदस्त है। तो ये हमको कंपनी के क्वालिटी के बारे में बताती है। कंपनी में डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पीजी रेशियो 0.65 है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। ईपीएस ग्रोथ 3 साल में 55%, 5 ईयर्स में 45%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 42% और 5 साल में 28% है, मतलब बहुत ही हाई ग्रोथ वाला कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 22.9% का है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फाइन ऑर्गेनिक का मोट भी बहुत अच्छा है। मोट मतलब किसी इंडस्ट्री का एंट्री बैरियर। ये क्यों है? क्योंकि आप देखिए, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया है या एशियन पेंट्स है, ये सब कंपनी बहुत टेस्टिंग के बाद अपना वेंडर चूज करती है, और इस प्रोसेस को मंथ्स या ईयर्स लगते हैं। तो आफ्टर सिलेक्टिंग अ वेंडर, मतलब मान लीजिए इन्होंने फाइन ऑर्गेनिक को अपना वेंडर चूज कर लिया है, उसके बाद ये सब बड़े कंपनीज नॉर्मली अपना वेंडर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में इनको कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। आप मान लीजिए ब्रिटानिया का कोई भी बिस्किट या कुकीज़ आप खरीदते हैं कहीं से भी, आप दिल्ली में खरीदे या कोलकाता में खरीदे या मुंबई में खरीदे, आपको टेस्ट सेम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, और कंपनीज के लिए अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसीलिए इस बड़े कंपनीज अपना वेंडर जल्दी चेंज नहीं करते हैं, और नए कंपनीज के लिए ये सब बड़ी कंपनीज में एंट्री लेना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक का मोट या एंट्री बैरियर बहुत ही अच्छा है। अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें, तो वो है 41.6। स्टॉक पी अभी चल रहा है 30 के आसपास। मतलब अगर कंपनी अपने मीडियन पी पे भी वापस जाती है, तो हमको यहीं से 30% का एक ईजी गेन देखने के लिए मिल सकता है, जो शायद अगर 1-2 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो ही हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें, तो सितंबर 2022 के बाद से हर क्वार्टर में इसका सेल्स घटा है, नेट प्रॉफिट भी घटा है, और ईपीएस भी कम हुआ है। अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें, तो 2023 में जो सेल्स था 3000 करोड़, वो अभी 2100 करोड़ के आसपास है, और ये साल शायद कंपनी 2600 या 2700 करोड़ पे क्लोज करेगी। अगर हम 5 साल में ग्रोथ देखें कंपनी का, तो सेल्स ग्रोथ 29% है, प्रॉफिट ग्रोथ 45% है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 31% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 43% है, प्रॉफिट ग्रोथ 55% है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 22% है। तो यहीं पे स्टॉक हमको थोड़ा अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स -29% है, प्रॉफिट ग्रोथ -24% है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर -11% है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें,
तो प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है 75% पे, मतलब इतना अप डाउन के बाद भी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक एग्जिट नहीं किया है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपने कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। एफआईएस ने अपना स्टेक धीरे धीरे कम किया है हर क्वार्टर। ऑब्वियस सा बात है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था पिछले कुछ क्वार्टर से। डीआईएस ने अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया था, जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में फिर से कम किया है। पर अगर रिजल्ट्स 2 क्वार्टर अच्छा आ जाएगा ना, तो एफआईएस और डीआईएस दोनों फिर से आ जाएंगे इसमें। अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी लास्ट 3 साल में डबल हो चुका है। फिर भी पब्लिक का शेयर होल्डिंग 10% से कम है अभी भी, जो अच्छी बात है। इसका मतलब शेयर्स का फ्री फ्लोट मार्केट में कम है। अगर हम टेक्निकल्स देखें तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4207 और 4029 के बीच में कंपनी का एक सपोर्ट जोन है और हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन भी है अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहता है तो। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो कंपनी एक काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्म करने वाला था, जो हुआ नहीं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक डब्ल्यू बनने वाला था। अगर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल जाता तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न भी बना था, पर क्योंकि वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा और कंपनी का रिजल्ट भी खराब आया था, शायद इसलिए ब्रेकआउट हो नहीं पाया। पर अभी भी अगर ये स्टॉक 5179 को तोड़ के ऊपर जाता है तो एक डब्ल्यू फॉर्म हो सकता है, जिसका टारगेट हमको 7300 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई है। पर ये पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है। अगर ये पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फॉलो करते रहिएगा हमको। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो अभी हाल ही में एक ही रिपोर्ट एक्टिव है, जो है HDFC सिक्योरिटीज़ का। उन्होंने इस स्टॉक पे अभी सेल रिकमेंडेशन किया है और उनका टारगेट है 3842 का। पर हमारे हिसाब से ये स्टॉक हमको करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और भी नीचे मिले तो और भी एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है और मल्टीबैग का रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखती है। हमारा मानना है कि इस स्टॉक में टेक्निकल्स देख के ज़्यादा डिसीजन ना ले, रादर आप इस स्टॉक का फंडामेंटल्स देखें और एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें। फंड हाउसेस करंट लेवल में स्टॉक को सेल करने के लिए बोल रहे हैं, पर यही स्टॉक जब 5000 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तब वो बोलेंगे बाय करने के लिए, तो हमारा बीच का पूरा रैली मिस हो जाएगा। पर फंड हाउसेस का भी दोष नहीं है, उनका भी बहुत सारा कंप्लायंसेस रहता है। पर आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आप हमारा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। आप अपना रिसर्च खुद करें, अपना डिसीजन खुद लें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिटेल में पता चला होगा इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो इतना दूर देख लिया है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।